हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ नॉलेज में। मैं आपका होस्ट और दोस्त अविनाश। दोस्तों, इस वीडियो में थोड़ा सा वॉल्यूम वॉल्यूम ओके रहेगी, लेकिन स्पीड थोड़ी धीरे रहेगी। रीज़न ये है कि आपको समझाना चाहता हूँ कि इलीगल प्रैक्टिस ऑफ रिकवरी और लीगल प्रैक्टिस ऑफ रिकवरी में क्या अंतर है और रिकवरी कब होती है, कब स्टार्ट होती है। दोस्तों, बेसिकली क्या है कि जब भी हम कोई लोन या क्रेडिट कार्ड किसी बैंक के एनबीएफसी से लेते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि हमारा आने वाला वक्त वो कैसा होगा। आज हमारे पास अच्छी जॉब है, क्या पता कल जॉब अच्छी रहे ना रहे, या जॉब रहे ना रहे। हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में कहीं हमें नुकसान ना हो जाए और हम आगे पेमेंट ना कर पाए। दोस्तों, हम जब भी कोई लोन या क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उसका एक ड्यू डेट होता है जब हमें अमाउंट पे करना होता है। अब वो जो ड्यू डेट हमारी पार हो जाती है, यानी कि ओवर हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करूं, मान लीजिए 1 सितंबर 2024 हमारा ड्यू डेट है। अब 1 तारीख को हमारी ईएमआई बाउंस हो जाती है, तो हमारे पास मैसेज और मेल के द्वारा एक संदेश आता है जिसमें हमें बताया जाता है कि आपकी जो ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है वो ओवरड्यू हो गया है या लेट हो गया है, जिसकी वजह से आपका जो केस है वो हमारी एक लीगल एजेंसी, ऑथराइज एजेंसी को हम दे रहे हैं। वो आपसे रिकवरी करेगी। उसमें उसका रिकवरी का नाम होता है, नंबर होता है, बंदे का कॉन्टैक्ट नंबर के साथ साथ उसका नाम होता है। ठीक है। अब बेसिकली बात क्या है कि ये रिकवरी क्यों की जाती है। दोस्तों, रिकवरी की जाती है कि जो भी बैंक या एनबीएफसी आपको क्रेडिट कार्ड या लोन दे रहा है, उसको हर 3 महीने में आरबीआई को अपना रिपोर्ट देना होता है। तो वो चाहते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो सही रहे, क्योंकि अगर बैंक या एनबीएफसी, खासकर बैंक, अगर 25% एनपीए हो जाता है तो उसके बाद वो दिवालिया घोषित हो जाता है। एनपीए क्या होता है, इसके बारे में हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि रिकवरी जब होती है तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान है। देखिए, जब हमारे पास मैसेज आता है, हमारे पास संदेश आता है, तो जिस एजेंसी को या जिस थर्ड पार्टी को बैंक या एनबीएफसी हमारा डेटा देती है, उनके पास डीआरए सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। डीआरए क्या होता है? डेब्ट रिकवरी एजेंट या एजेंसी, यानी कि जो आपसे रिकवरी करेगा उसके पास डीआरएस सर्टिफाइड या सर्टिफिकेशन होना जरूरी है, जो कि 50 घंटे की या 100 घंटे की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद एग्जाम होता है, एग्जाम पास करेगा तभी उसको लाइसेंस मिलेगा, अदरवाइज उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा। अब बात आती है लीगल रिकवरी और इनलीगल रिकवरी। दोस्तों, जैसे आप भी समझ सकते हैं कि वर्ड सिंपल है, लीगल यानी कि कानूनी वसूली। दोस्तों, जब भी हम किसी भी बैंक या एनबीएफसी से हम लोन या क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होता है, लाइसेंस लिया होता है, तभी मार्केट में बिजनेस करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है कि जो भी आपका लोन या क्रेडिट कार्ड है जो आपने कस्टमर को दिया है और उसकी अगर आप रिकवरी करोगे तो वो हमारे शर्तों के साथ या ध्यान में रख के होगा। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले बात करते हैं हम। देखिए, पूरी हम व्याख्या इसलिए नहीं करेंगे, आपको मेन मेन टॉपिक बताएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लीगल रिकवरी में क्या होता है, सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे तक आपके पास एजेंट आ सकता है, लेकिन एजेंट आने से पहले आपको वो फ़ोन करेगा, बाकायदा आपसे अपॉइंटमेंट लेगा कि सर आपसे किस टाइम में मिल सकता हूँ। एक प्राइवेसी का ध्यान उन्हें रखना पड़ेगा, गोपनीयता, क्योंकि आपके लोन या क्रेडिट कार्ड की जानकारी वो किसी थर्ड पर्सन को नहीं दे सकता, चाहे वो आपकी वाइफ हो, आपका हस्बैंड हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो आपकी मदर हो, XYZ कोई भी, पेरेंट्स इंक्लूडिंग, किसी को नहीं दे सकता। दूसरी बात कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ वो एक रिमाइंडर कॉल या मैसेज दे सकते हैं कि हाँ सर, आपकी 1 तारीख हो गई है, आपकी ईएमआई बाउंस हो गई थी,
और आज 3 तारीख है, आपकी अभी तक पेमेंट नहीं हुई, आप इस पेमेंट को कब तक करेंगे, बस आपसे पूछ सकते हो। आपको कोई फोर्सफुली रिकवरी नहीं कर सकते। अगर आपके पास वो आते हैं तो उनके पास कुछ दस्तावेज होना अनिवार्य है, जैसे जिस एजेंसी से वो आ रहे हैं उनका एम्प्लॉय आई कार्ड, जिस बैंक या एजेंसी उनको भेज रहे हैं उसका ऑथराइजेशन लेटर, वो आपके पास आ रहे हैं उसका होम विजिट कॉपी। और अगर आप चाहें, ये आपकी डिमांड है, अगर आप चाहें तो आप उनसे बोल सकते हैं, अगर आप टीआरए सर्टिफाइड है तो अपना टीआरए लाइसेंस की कॉपी भी ला सकते हैं। हालांकि जो मेन मेन कागज है वो सिर्फ आपके एम्प्लॉय आई कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर और आपका होम विजिट लेटर, ठीक है। अब बात आती है कि वो आपसे रिकवरी जो करेंगे वो आपकी गोपनीयता यानी कि आपकी प्राइवेसी को ध्यान में रख के करेंगे, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है। इसके अलावा कोई फोर्सफुली रिकवरी नहीं करेंगे आपसे, आपको कोई डराएंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं, कोई आपको हैरेसमेंट वाला इशारा नहीं करेंगे। वो आपको एक सभ्य तरीके से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको किसी भी तरीके से मानसिक या शारीरिक रूप से कोई भी उत्पीड़न ना हो, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आरबीआई की गाइडलाइंस क्या होती है, आप उसको गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं और बाकायदा जो डिस्क्रिप्शन में आपके पास गाइडलाइंस आएगी उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। अब बात आती है इन लीगल रिकवरी। इन लीगल रिकवरी दोस्तों नाम से ही जाहिर होता है अवैध वसूली। एक ऐसी वसूली, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को छन्नी छन्नी किया जा रहा है। उनको मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट से, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए वो आपको काफ़ी अलग अलग तरीके से परेशान करेंगे। ऐसा नहीं कर सकेंगे या कर सकते हैं, वो करेंगे, लेकिन उससे बचाव सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कर सकते हो उससे बचाव। और बेसिकली देखिए, यूट्यूब पे 1000 से ऊपर चैनल है, लाखों चैनल है जो आपको इसके बारे में बताएंगे, लेकिन हर कोई आपको बोलता है कि हम पेड हैं, हम पेड हैं, हम पेड हैं। दोस्तों हमारी सर्विस बिल्कुल मुफ्त है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अगर आज डिफ़ॉल्टर लिस्ट में शामिल होने जा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जो आपकी जान से बड़े हो, ठीक है। आपकी जान जरूरी है। पैसा तो दोस्तों आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद दे दोगे, और बैंक आपसे मना भी नहीं करेगा पैसा लेने से। अगर आप 2 साल बाद भी बैंक को कहोगे लो जी हमारा पैसा, हम आपको सूद समेत आपको पैसा दे रहे हैं, तो बैंक आपको ये नहीं बोलेगा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, बैंक आपसे पैसा लेगा। और आपका फिर ये अधिकार बनता है कि आप बैंक को बोलो कि सर मेरे सिविल पे जो एनपीए या राइट ऑफ या सेटल का टैग लगा हुआ है इसे आप रिमूव कीजिए। और वो उनकी ड्यूटी है, वो करना पड़ेगा उनको। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हमारी तो आप वीडियो को लाइक करें। कोई अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन हमें ये पूछना है, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। साथ ही साथ आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, देखिए अगर आपके पास पैसा है तो जो भी आपके पेंडिंग ड्यूज़ है वो क्लियर कीजिए, ताकि ऐसी फालतू की कॉल या हैरेसमेंट आपको ना झेलनी पड़े। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप हमारे वीडियो से सीख सकते हो कि किस तरीके से रिकवरी एजेंट को हैंडल किया जा सकता है या किया जाता है। दोस्तों बस हमारा यही पर्पज़ है कि आप किसी भी तरीके से आप उस समय वापस लौटे जहाँ पे आप एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे, बिना किसी टेंशन के। आपको रात को सो रहे थे, अपना काम कर रहे थे, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता रहे थे। आप किसी भी ऐसे वक्त में ना जाए या ऐसा कोई कदम ना उठाए जो आपके लिए, आपके फैमिली के लिए काफ़ी दुखद हो। तो दोस्तों आपको नई नई वीडियो मिलती रहेगी। आने वाली वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि एनपीए क्या होता है, राइट ऑफ क्या होता है, सेटलमेंट कब कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए, और अगर आपके पास कोई एजेंट आ जाता है तो उसे किस तरह हैंडल करें। दोस्तों आपके पास 50 कॉल आए, 100 कॉल आए, 1000 कॉल आए, आपको ज़रूरी नहीं कि आप कॉल अटेंड करो। आपके पास एजेंट आ रहा है, ज़रूरी नहीं आप उससे मिलो।
नहीं आपके पास टाइम, आप नहीं मिल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, अगर आपके पास 100 कॉल, 200 कॉल, 300 कॉल, 500 कॉल आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉल अटेंड मत करो। लेकिन एक कॉल जो आप अटेंड कर रहे हो उसे ऐसा सुनाओ कि आने वाली जो कॉल है वो भी स्टॉप हो जाए। आपके पास कोई एजेंट आ रहा है तो दोस्तों एजेंट से भी ऐसे बात करो ताकि दूसरा कोई एजेंट ना पाए आपके पास। बाकी एजेंट कब आता है और क्यों आता है, इसकी जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे, क्योंकि आने वाली वीडियो होगी इस टॉपिक के ऊपर कि एजेंट कब आता है और क्यों आता है, इसकी पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों बस यही आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।